Hello students, in last lecture we have learned about the measurement of correlation. मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में हम क्या करते थे, हम आर की वैल्यू निकाल के या आर की जो वैल्यू है उसके बेस पर दो चीज का जजमेंट लेते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे. एक है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड दूसरा है डिग्री और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से हम पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है वो जज कर पाते थे, जो आर की साइन से हमको पता चलता था. और आर का वैल्यू जो है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड से हमको पता चलता था कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है. तो आर का मेजरमेंट मतलब कोरिलेशन के मेजरमेंट के लिए एक हम मेजरमेंट स्केल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकाल के आर की वैल्यू मतलब साइन और मैग्नीट्यूड पर से कोरिलेशन की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जज करते थे. तो ये तो हमको पता है कि कैसे कोरिलेशन को मेजर किया जाएगा, मतलब कि सिंपल सा पॉइंट है कि आर की वैल्यू पर से हम कोरिलेशन को मेजर करेंगे. But point is, what is the value of R and how it can be ascertained. हम R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मेथड. देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल. तो हम वो मेथड को बोलेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन. और ऐसे हमको 5 मेथड पॉपुलर जो है वो अवेलेबल है. जैसे कि एक है उसमें से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोवेरियंस मेथड बोलो या फिर प्रोडक्ट मोमेंट मेथड बोलो, वो सब एक ही है, वो कार्ल पियर्सन की मेथड है. दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. तीसरा है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और इसको आप ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हो. कॉन्करेंट डेविएशन मेथड एंड लास्टली टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल. अच्छा, एचएससी लेवल पे क्या होता है, एचएससी लेवल पर कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, ये 3 मेथड हम पढ़ते हैं. हाँ, हायर लेवल पे कॉन्करेंट और टू वे फ्रीक्वेंसी. वैसे देखा जाए तो टू वे फ्रीक्वेंसी इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड ओनली. तो ये कोई नया मेथड नहीं है, इसी मेथड का एक्सटेंशन है. लेकिन हमको एचएससी लेवल तक हमने ये यहां तक स्टडी होता है, और हायर स्टडीज में जाते हैं तो कॉन्करेंट डेविएशन और टू वे मेथड भी, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करके भी कोरिलेशन निकालते हैं. तो वन बाय वन हम मेथड को देखेंगे, ठीक है. देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर करने के लिए कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले अप्रोच बताया था, और उसने कॉन्सेप्ट दिया था कोवेरियंस का. अब आप पूछोगे सर ये कोवेरियंस है क्या. देखो, हमको पहले से मालूम है कि हम दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन क्या है, कोरिलेशन क्या है, वो ढूंढना चाहते हैं. मतलब हमारे पास दो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज या पेयर्स में कुछ वैल्यूज अवेलेबल होगी. सपोज दो वेरिएबल्स x एंड y है, तो x की कोई वैल्यू के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू है, मतलब x1 के अगेंस्ट y1 क्या है, x2 के अगेंस्ट y2 क्या है, x3 के अगेंस्ट y3 क्या है. ऐसी कई सारे पेयर्स अवेलेबल होंगे. अब हम करेंगे क्या कि कोवेरियंस का मतलब ये है कि आप हर x में से, देखो ये x की जो भी अवेलेबल वैल्यूज है y की, उसके बेस पर हम x बार और y बार को निकाल सकते हैं, सभी x वैल्यूज का टोटल और इसका एवरेज, सभी y वैल्यूज का टोटल और उसका एवरेज. अब करेंगे क्या, हम x माइनस x बार करेंगे. इसका मतलब x बार से x की हर एक वैल्यू का डेविएशन निकालेंगे और फिर उसका टोटल करेंगे. सेम वे y और y बार की वैल्यूज निकालेंगे और उसका टोटल. आपको मालूम है कि हमेशा
मीन वैल्यू से जो डेविएशन होता है उसका टोटल ऑलवेज जीरो होता है। तो वो टोटल नहीं भी करो तो जीरो आएगा, लेकिन समझाने के लिए बोला कि इसका टोटल भी जीरो, इसका टोटल भी जीरो। लेकिन हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अच्छा, टोटल जीरो होगा, लेकिन ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू मतलब प्रोडक्ट वैल्यू का टोटल जरूरी नहीं है कि जीरो हो, कुछ भी हो सकता है अदर देन जीरो आएगा। कोवेरियंस का मतलब ये है कि कोवेरियंस इज डिनोटेड बाय को एक्स वाई, और कभी कभी इसको एस एक्स वाई भी बोलते हैं। इनमें से कोई भी नोटेशन का आप यूज करो, हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं कोवेरियंस एक्स वाई इज। तो ये जितने भी डेविएशंस के प्रोडक्ट हमने निकाले इसका टोटल, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय n। मतलब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार ये जो डेविएशंस का प्रोडक्ट वैल्यू है मीन से लिए हुए दोनों वेरिएबल का, उसका समेशन करके डिवाइड बाय n, मतलब इसकी एवरेज हमने निकाली, इसको हम बोलते हैं कोवेरियंस x एंड y। अच्छा सर, ये कोवेरियंस x एंड y का मतलब क्या है, हमको ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम तो सर r निकाल रहे हैं, हमको तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए। काल पियर्सन ने पहले इसको ही समझाया है कि सपोज हमारे पास x सीरीज और y सीरीज अवेलेबल है, दो वेरिएबल्स का सेट वैल्यूज अवेलेबल है, तो आप उनका कोवेरियंस निकाल सकते हो। ये रहा उसका फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय n। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r जो है वो है कोवेरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एक्चुअली r का वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर पार्ट जो है वो है कोवेरियंस, और कोवेरियंस का मतलब ये है, पहले ही वो समझा दिया। सो कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फार्मूला का हम यूज करेंगे तो r का वैल्यू मिल जाएगा। एंड वंस वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ r, आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है x और y का, तो एक बार r आ गया तो r की वैल्यू पर हम जज कर पाएंगे कि कोरिलेशन कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब जज कर पाएंगे। इसका मतलब ये बेसिक फार्मूला है। अच्छा, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमेशा ये फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, इसी का एक्सटेंशन करके कुछ अलग अलग फार्मूला स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। यही फार्मूला है, फार्मूला यही है, मैं नई फार्मूला नहीं बना रहा हूं, इसी फार्मूला का एक्सटेंशन है जो सिचुएशन के हिसाब से आपको सॉल्व करने में कंफर्टेबल रहे, कन्वीनियंस रहे, उसके लिए हम एक्सटेंशन फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं। समझो, एक तो आपका फॉर्मूला हुआ R इज इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला का हम यूज कब करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वी विल यूज और टू बी अप्लाइड when, कब ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, टू बी अप्लाइड व्हेन। देखो आपके पास रेडीमेड ये तीन फिगर है, मतलब कोवेरियंस ऑफ xy भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये तीनों फिगर रेडीली अवेलेबल है। मतलब आपको बोला जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन if covariance of xy is so and so, standard deviation of x is so and so, and standard deviation of y is so and so, find it। तो ये आपको पूरा डिटेल्स अवेलेबल है, तीनों फिगर्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में ये फिगर डालना है और r का वैल्यू निकालना है। तो ये फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे, टू बी अप्लाइड व्हेन कोवेरियंस xy, स्टैंडर्ड डेविएशन x
and standard deviation y are directly given in the प्रॉब्लम। आपको ये सब चीज रेडीमेड डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप इसका यूज कर लो। अच्छा, कोई बोले कि हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर ए। अच्छा, आपको मालूम है कोवेरियंस एक्स वाई का मतलब क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। ये हमको पहले से मालूम है, तो मैं यहां कोवेरियंस की जगह पर लिख रहा हूं सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n sx sy। ये फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली इसी का ये एक्सटेंशन है, कोई नई चीज नहीं है। कोवेरियंस xy को ही मैंने लिख दिया है। अच्छा, इसका यूज कब करेंगे? अच्छा, कभी कभी आपको कोवेरियंस रेडीमेड ना दे, आपको बोले कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस y बार इज सो एंड सो, n is given, sx is given, sy, all these four things are given। तो पहले इनका यूज करके कोवेरियंस निकालो, फिर ऐसा नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। दैट मींस इस ये कब हम यूज करेंगे? when sigma x minus x bar into y minus y bar and sx sy are directly given in the problem। ये वैल्यूज रेडीमेड अवेलेबल है, तो आप इसका यूज कर लो। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है। ओके, थर्ड फॉर्मेट R इज इक्वल टू, देखो एक ये भी फॉर्मूला है, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, और नेक्स्ट रूट में आपको लिखना पड़ेगा n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। ये भी एक्सटेंशन ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला का एक्सटेंशन है। R इज n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट अंडर रूट ऑफ n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा। अच्छा, इसका यूज कब करेंगे? तीन सिचुएशन है। नंबर एक तो ये सभी वैल्यूज आपके पास रेडीली अवेलेबल है, मींस n सिग्मा xy सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर आर डायरेक्टली गिवन। पहले तो ये सब चीज आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, तो सिर्फ ये फिगर्स का यूज करो, फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो। या तो एक दूसरा ऑप्शन है, फॉर रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफिकेशन में ये फॉर्मूला का रेक्टिफिकेशन मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ वैल्यूज आपने गलत ले ली, एक पेयर x और y की 7 और 3 थी, उसके बजाय आपने 9 और 10 ले लिया, तो आप क्या करते हैं कि वो जो रॉन्ग होता है उसको निकालते हैं, करेक्ट को इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद आप फिर से पूरा कैलकुलेशन करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। रेक्टिफिकेशन के प्रॉब्लम के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। या फिर तीसरा भी एक केस आप लेके चलो कि आपके पास x सीरीज और y सीरीज अवेलेबल है, मतलब ये चीजें आपको दी हुई है, x सीरीज और y सीरीज का पूरा लिस्ट दिया हुआ है वेरिएबल का। एंड देखो थर्ड कंडीशन में 2 पॉइंट है, थर्ड सिचुएशन में 2 पॉइंट है। एक तो है कि ये वैल्यूज आपको अवेलेबल है, x सीरीज और y सीरीज, मतलब रॉ डेटा आर गिवन, एंड वैल्यूज आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब आप छोटी छोटी वैल्यूज के साथ डील कर रहे हो जो आप ओरली कर सकते हो। स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल?
मैं 5 को स्मॉल बोलूं, 10 को स्मॉल बोलूं, देखो जिसका आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस ये है कि हम सबको 20 तक के टेबल्स याद होते हैं, तो अप टू 20 जो भी वैल्यू है, मतलब x और y दोनों की वैल्यू 20 या उससे कम है, तो आप उसको स्मॉल वैल्यू समझ के चलो, क्योंकि हमको टेबल जबानी याद होते हैं 20 तक के। स्क्वायरिंग भी करते हैं तो भी हम 20 तक के स्क्वायर याद रखते हैं, 1 का स्क्वायर या 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अप टू 20 वी नो ओरली, वो हमको याद होता है। तो उसको कंसीडर करके मैं बोलूं कि x सीरीज y सीरीज है एंड वैल्यूज आर वेरी स्मॉल मतलब फॉर आवर पर्पस, स्मॉल का मतलब है अप टू 20, तो हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होगी कि सपोज x सीरीज y सीरीज है, x series and y series are given but values are not small, उस वक्त हम क्या करेंगे? तो उस वक्त हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां x है वहां पर u और जहां y है वहां पर v, मतलब n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर u का मतलब है x माइनस a अपॉन ix, भी आप एक काम करो, पहले x माइनस a, और v का मतलब y माइनस b, या फिर u is x माइनस a अपॉन cx एंड v is y माइनस b अपॉन cy। मतलब x और y का हमने किसी कोई एक नंबर से डेविएशन लिया है। आपको मालूम है अरिथमेटिक मीन में, शॉर्टकट मेथड में आप x सीरीज अवेलेबल होती है तो d इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन c ऐसा करते हैं। तो ये हम जो माइनस करते हैं जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, प्लस या माइनस करें, डिवाइड करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो हमने x को कन्वर्ट कर दिया था एक नए वेरिएबल d में, यहां दो वेरिएबल है तो x इज कन्वर्टेड इन u एंड y इज कन्वर्टेड इन v आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन और यू कैन से चेंज ऑफ स्केल और विद द बोथ, दोनों में से एक का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का। लेकिन आप जो भी चेंज करो, मतलब u is x minus a and v is y minus v, तो आप उसको बोल सकते हो कि x and y are converted in u and v by change of origin। लेकिन आप जब u का मतलब x minus a upon cx, c का मतलब है चेंज ऑफ स्केल, लेकिन x के लिए तो cx और y के लिए तो cy, ऐसा आपको पता चले इसकी वजह से। एंड y v का मतलब है y माइनस b अपॉन cy, इसको बोलते हैं x एंड y आर ट्रांसफॉर्म इन u एंड v बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। और ऐसे करके आपने नया xy में से नया वेरिएबल uv बना दिया, तो अभी फॉर्मूला में xy लिखने की बजाय हम uv लिखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? जब x सीरीज y सीरीज आर देयर एंड x बार और y बार इज फ्रैक्शन हो तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। मतलब x बार 7.8 है, या फिर आप समझ कर x बार 100.2 है या 153.7 है, ऐसे फ्रैक्शन में है, या y बार किसी फ्रैक्शन में है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन आपने तो बोला सर वैल्यू स्मॉल हो, हाँ स्मॉल हो तो हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा स्मॉल से ज्यादा है, मतलब 20 से ज्यादा वैल्यू है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यदि x बार y बार फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन ना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू
सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। कब यूज करेंगे? x सीरीज y सीरीज गिवन एंड x बार and y bar both are integers, दोनों इंटीजर्स है, x बार y बार both are integers। तो अब सिंपल ये रूल हुआ कि x सीरीज y सीरीज अवेलेबल है तो आपके पास तीन अलग अलग फॉर्मूला है। वैल्यूज 20 से कम है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करो, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर सेकंड रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। कब वैल्यूज आर स्मॉल मतलब अप टू 20। लेकिन वैल्यूज आर नॉट स्मॉल, वो अप टू 20 नहीं है, 20 से ज्यादा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि x सीरीज y सीरीज में x बार y बार फ्रैक्शन है तो आप चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करके uv वाला फॉर्मूला यूज करो, और फ्रैक्शन नहीं है, दोनों इंटीजर है, कोई भी एक फ्रैक्शन है तो भी ये फॉर्मूला चलेगा, दोनों इंटीजर है तो फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन फर्स्ट रूट में सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर सेकंड रूट में सिग्मा y। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है कोवेरिएंस बेस पर, लेकिन वो एक क्वेश्चन के साथ ही हम समझेंगे, वो एडिशनल फॉर्मूला लेके, लिस्ट में अभी नहीं समझेंगे, तो अभी समझने के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि जब आपने r में x में को u में कन्वर्ट किया और y को v में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जहां x है वहां पर u लिख दिया और जहां y है वहां पर v, लेकिन एक्चुअली u का मतलब है x माइनस a और v का मतलब है y माइनस b मान के चलते हैं। तो कहीं पर भी हमने ये माइनस a और माइनस इसको रिवर्स इफेक्ट नहीं दिया जैसे x बार में देते थे, और जैसे cx cy डिवाइड किया तो x बार में भी c से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा यहां पर हमने इसको कहीं पर डिवाइड किया है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया। इसका मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो भी चेंज किया है, वो चेंज का फॉर्मूला में रिवर्स इफेक्ट नहीं दिया है। ये इंडिकेट करता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ओरिजिन और स्केल के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मेजर प्रॉपर्टी आप यहां पर पढ़ रहे हो वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी फॉर्मूला में हमने कोई चेंज नहीं किया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो क्लियर हो गया कि ये ऐसे सब ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। इसके साथ साथ एक दो चीज मैं ये भी बोल दूं कि R जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल तो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से भी इंडिपेंडेंट है। मतलब R का वैल्यू जब आप निकालोगे, सपोज आपको पता चला कि R इक्वल्स टू 0.89, ठीक है, तो 0.89 केजी नहीं होगा, 0.89 सेंटीमीटर नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होता इसका, इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और R की वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट R is a pure number free from unit of measurement. Number 2, its value will always lie between -1 to +1. And third, it is independent of change of origin and change of scale. वैसे देखा जाए तो तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली, फोर्थ प्रॉपर्टी है लेकिन वो अभी आपको नहीं बताएंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी से अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं। कौन सा तीन प्रॉपर्टी? फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। नंबर 1, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R is a pure number, it's abstract, free from unit of measurement. Number 2,
its value always lie between -1 to +1. r की वैल्यू इसी रेंज में रहेगी. एंड थर्ड, coefficient of correlation is independent of change of origin as well as change of scale. तो यहां तक आप समझ सकते हो. इसके बेस पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको पूरा फॉर्मेट देके बताने वाला हूं, लेकिन बेस्ड ऑन दिस अभी आप कोरिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए. ओके, थैंक यू वेरी मच.